10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 20 मार्च 2024 का जो आपके साइंस का पेपर होने वाला है, इसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो 20 मार्च को पेपर होगा उसमें आप जो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और आपका जो स्कोर है वो पहले की तुलना में और ज़्यादा होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके 2022 का जो टॉपर्स रहा है इसकी कॉपी देखेंगे। एक तो कि आपके 2022 के जो टॉपर है जिसने साइंस में जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं, विज्ञान में 80 में से 80 नंबर इस प्रकार से इसने प्राप्त किए कि ऐसा क्या लिखा है इस कॉपी में कि इसको जो 80 में से 80 नंबर मिले। आपको भी इसके देखकर सीखना है कि चित्र आपको कैसे बनाना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। साथ ही इसके साथ में आपकी जो 2022 का पेपर है वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने सामाजिक विज्ञान में देखा होगा, सामाजिक विज्ञान में आपका जो पूरा पेपर है वो अधिकतर क्वेश्चन इसके जो 2022 के पेपर से और 2023 के पेपर से हूबहू उठा करके दे दिए थे। तो हो सकता है कि आपके भी कई सारे क्वेश्चन इसमें से आपके रिपीट होंगे और निश्चित रूप से आपको जो 20 तारीख के पेपर में इनमें से आपको रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। हम पूरी कॉपी देखेंगे इसमें, जिसमें इसके 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला हम पेपर देख लेते हैं 2022 वाला। तो ये आपके सामने 2022 का पेपर है जो कि 2022 का हुआ था और इसमें आपके जो पेपर हुआ था वो 80 नंबर का हुआ था और समय जो था उसमें आपके 2 घंटे और 45 मिनट का था। क्योंकि पहले कोरोना के समय में हुआ था पेपर तो ये समय थोड़ा कम रखा गया था, इसके कारण जिसमें समय ये 2 घंटे और 45 मिनट है। अब हम आपका जो पूरा पेपर वो देख लेते हैं। 2022 के पेपर में आपके 12 तो MCQ आए थे, 12 प्रश्न आपके MCQ के पूछे गए थे, 12 MCQ के। तो 12 MCQ के यानी कि इस बार आपके कितने आएंगे, 15 अबसद आएंगे, 15 MCQ आएंगे। पहले आपके अब इसमें 6 रिक्त स्थान आते थे, अब आपके 7 रिक्त स्थान आएंगे और 12 वन लाइनर आते थे, अब आपके 10 वन लाइनर आएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके 15, 7 और 10, 15, 7 और 10 टोटल मिला के आपके 32 नंबर के तो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके डायग्राम वगैरह इन सभी की इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए इसका जो पेपर सॉल्यूशन वो हम देख लेते हैं और बोर्ड का जो टॉपर है इसकी कॉपी भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है अबसद का, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग होता है जो किससे संबंधित है। तो मानव का जो हृदय है, हार्ट है, वो किसका भाग होता है, किसका पार्ट होता है। तो आपके ऑप्शन इसमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके इन तीनों में से तो नहीं है, इसका उत्तर होगा आपके चौथा ऑप्शन जो कि परिसंचरण होता है। तो मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है इसका भाग होता है ये हृदय, हृदय जो होता है वो इसका भाग होता है। आपको ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि वृक्क जो है वो किसका भाग होती है, वृक्क जिसको हम किडनी कहते हैं, किडनी इसमें से किसका भाग होती है। या फिर आपको पूछ लेंगे कि फुफ्फुस, फुफ्फुस जिसको हम फेफड़े कहते हैं, फुफ्फुस किसका भाग होता है, ठीक है, इसमें पूछ लेंगे। तो इसके अलावा आपको पूछ लेंगे आमाशय किसका भाग होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये किसका भाग होता है। तो ये आमाशय वगैरह पोषण का होता है, वृक्क आपके उत्सर्जन का होता है और फुफ्फुस आपके श्वसन का होता है। इस प्रकार से आपको ये नाम आपके याद रखना है। तो ये रक्त परिसंचरण का भाग होता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके आपको इकाइयाँ भी याद होनी चाहिए। जैसे उत्सर्जन तंत्र की नाम जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती हैं। इसके अलावा आपके जो दूसरा प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा यंत्र रक्त दाब मापता है। तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है स्पाइग्नोमीटर, स्पाइग्नोमेनोमीटर। इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त दाब मापी, रक्त दाब मापी, ये इसका हिंदी में नाम होता है। अंग्रेजी में इसको स्पाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। बाकी ये जो आपके स्टेथोस्कोप है, ये आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर के गले में होता है, ये उसमें दोनों कान में लगा के अपने जो उसमें धड़कन देखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अवटु ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। तो ये इसमें क्या आवश्यक है, तो इसमें आयोडीन आवश्यक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से अवट्टु रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अवट्टु रोग होता है, जिसको गलगंड या गेंगा रोग भी कहा जाता है, जिसको गलगंड रोग या फिर इसको गेंगा रोग भी कहा जाता है। होता क्या इसमें, आयोडीन की कमी से व्यक्ति का जो मरीज होता है उसका गला फूल जाता है और सूज कर जो लटक जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेडुला, मेडुला इसका जो नियंत्रण करने का कार्य करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब वो होती हैं जो अपने नियंत्रण में नहीं है। जैसे हार्ट का धड़कना, हृदय का धड़कना, वो अपने नियंत्रण में नहीं है। और आँखों की पुतलियों का जो आँखों का पलकों का झपकना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। और उल्टी हैं, इन सभी को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कौन करता है, वो मेडुला करता है। नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है। यानी कि किसके सूत्र में क्रिस्टलन जल होता है, जिसके सूत्र में आपको H2O देखने को मिलता है। तो देखो दोने का सोडा जो होता है उसमें तो आपको देखने को मिलता है Na2CO3 10H2 होता है, जिप्सम में भी होता है और जिप्सम में होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और 2H2 होता है।
CaSO4 और 2H2O होता है। और बेकिंग सोडा जो होता है वो ये इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। इसमें आपको जल का अणु दिखाई नहीं देता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आपके होता है, अर्ध हाइड्रेट होता है ये। तो Cu कॉपर सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है ये, और H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र, जिप्सम के सूत्र, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। इसमें आपके जल के सूत्र नहीं होते हैं, जल का मात्रा नहीं होती है, तो इसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं होता है। तो जिसमें उपस्थित नहीं होता है उसका उत्तर हो जाएगा आपके बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर जो होता है इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ये वाला हो सकता है वापस रिपीट होगा ये वाला क्वेश्चन, कि एक आपको चित्र दे रखा है और इस चित्र में दिए गए उपरोक्त अभिक्रिया बनने से एक्स गैस को पहचान करनी। इसमें हो क्या रहा है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है और इसमें जस्ते का दाना, जस्ता कहते हैं जिंक को। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब हम जिंक को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा जिंक है और इसमें हम इसको मिलाएंगे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, H2SO4 के साथ में। तो ये जिंक जो है वो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा आपके जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हाइड्रोजन गैस। ये जो गैस है वो कौन सी है, वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ये एक्स कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। अगर हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे ऊपर आपको जो इसमें एक माचिस की जो जलती हुई तीली ले जाएंगे तो पॉपिंग साउंड चलता है, यानी कि वो फटफट की ध्वनि के साथ में चलता है। वो गैस कौन सी हो जाएगी आपके हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ये फटफट की ध्वनि के साथ में चलते, इसको पॉपिंग साउंड कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी ये है कि एक तत्व क्यों मुलायम है और उसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं और यह ठंडे जल से तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो इसको आपको पहचान करना है। तो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, क्यों मुलायम धातु हैं और उसको चाकू से काट सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, देखो दो धातुएं ऐसी होती हैं, 2-3 धातुएं जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। नाकली, ये याद रखना, नाकली। नाकली क्या है, ये नाक मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये धातुएं ऐसी है जो चाकू से काट सकते हैं और इनको ठंडे जल में रखने पर ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा पानी के अंदर डाल देते हैं तो अपने आप आग लग जाती है। तो बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और ये खुले में वायुमंडल में इसको खुला नहीं रख सकते, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। तो इसका उत्तर देखो इन तीनों में से क्या है, इसमें पोटेशियम है तो इसमें आपकी के हो जाएगा। ये के पोटेशियम है, के क्या है, ये पोटेशियम है। पोटेशियम को बताते हैं ये के, केलियम होता है इसका लैटिन भाषा में नाम, और इसको हम के से दर्शाते हैं पोटेशियम को। जबकि ये Na ये सोडियम है, ये वाला सोडियम होता है जिसको हम नेट्रियम कहते हैं और ये इसको Na से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसका, अच्छा ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर जो पिघल जाती हैं, जिसका गलना इतना कम होता है वो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। ऐसी कौन सी धातु है, कमेंट करके बताना। और एक ऐसी धातु भी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने। वह धातु जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं और वह जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। परावर्तन का नियम लागू होता है तो सभी समतल के लिए लागू होता है, सभी उत्तल दर्पण के लिए लागू होता है, सभी अवतल दर्पण के लिए, मतलब दर्पण के लिए परावर्तन लागू होता है और दर्पण जो है वो परावर्तन पर ही आधारित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। ये समतल दर्पण अपने घर में जो कांच होता है वो वही दर्पण है, ये मिरर होता है वो वाला। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, आभासी सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, ये वस्तु के बराबर बनता है, ये फिक्स होता है इसमें। वो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जबकि ये जो होता है उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, इसीलिए इसका जो उपयोग है वो गाड़ी के साइड ग्लास में किया जाता है। गाड़ी का जो साइड ग्लास होता है पार्श्व पीछे का दृश्य देखने के लिए हम गाड़ी का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण में वस्तुएं बड़ी दिखती है, छोटी वस्तुएं बड़ी दिखती हैं। तो बड़ी दिखने के कारण ये दंत चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर, वो इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें भी यही दर्पण पाया जाता है। इसके अलावा और कहाँ काम में लेते हैं अवतल दर्पण को, तो टॉर्च जो होती है वहाँ पर भी इस अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। तो ये परावर्तन के नियम इन तीनों पे लागू होते हैं, आपको इसी प्रकार से याद रखना है। परावर्तन का नियम क्या होता है, एक ये खुरदरी पृष्ठ होती है, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ ये एक 90 डिग्री का काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है इसको।
और आने वाली किरण जो होती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है और ये आने वाली किरण वो आपतित किरण है। आपतित किरण, आपतित किरण आने वाली किरण को कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो ये अभिलंब के साथ में जो कोण बना रहे हैं ये आई होता है। अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है वो आई होता है। ये वाला आने वाली किरण आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको हम आई कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। जाने वाली किरण जो होती है वो परावर्तित कोण बनाती है जिसको हम आर से लिखते हैं। तो परावर्तन के दो प्रमुख नियम है। पहला नियम तो ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक पृष्ठ पर एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि इसमें जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। मान लो ये कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी आपके 30 डिग्री ही होगा। ये 45 है तो फिर आपके ये वाला भी 45 डिग्री ही होगा। अच्छा, आपको अगर अपने दर्पण में अपना फ़ोटो पूरा देखना है, जो समतल दर्पण है इसमें आपको अपना पूरा फ़ोटो देखना है तो आपको कितना मीटर जो वो दर्पण चाहिए, दर्पण कैसा चाहिए। मान लो आपके कोई 2 मीटर की वस्तु है, कोई 2 मीटर की वस्तु है, ये 2 मीटर की वस्तु है और इसका फोटो आपको इस दर्पण में पूरा देखना है। तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो भी वस्तु होती है उसका आधा, जो भी वस्तु होती है उसका आधा दर्पण होना चाहिए। तो वस्तु कितने 2 मीटर की है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो दर्पण कितना चाहिए 1 मीटर का चाहिए। 2 मीटर की वस्तुएं, कितने मीटर की वस्तुएं 2 मीटर की, ये तो 2 मीटर की वस्तुएं। तो दर्पण कितने मीटर का होना चाहिए, इसका आधा कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। मान लो कोई 5 मीटर की वस्तु है तो उसको दर्पण में पूरा देखने के लिए, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 2.5 मीटर का आपके पास में है जो ये दर्पण होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखनी है, वस्तु में दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उतना ही पीछे बनता है जितना कि आगे उसकी वस्तु होती है। मान लो हम ये दर्पण है, ये वाला दर्पण है और इससे हम 2 मीटर दूर खड़े हैं तो अपना फोटो इसमें दर्पण के पीछे 2 मीटर दूर ही बनेगा और जितना हम बाहर दिखते हैं उतना ही इसके उस वस्तु के बराबर आपको जो प्रतिबिंब बनता है। तो मान लो आप जो वस्तु से 2 मीटर दूर है, ये दर्पण से 2 मीटर दूर है, ये भी एक बिंब है और इसका प्रतिबिंब है ये A डैश B डैश। ठीक है, तो ये 2 मीटर है तो इधर भी कितना होगा प्रतिबिंब का, ये भी 2 मीटर होगा। तो प्रतिबिंब और बिंब के बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी आपके 4 मीटर। कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी। मान लो ये 1 मीटर आगे बढ़ता है और तो इसका जो प्रतिबिंब वो भी 1 मीटर आगे आएगा तो अब कितनी रहेगी, तो अब फिर आपकी 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, टोटल कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर रह जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपके बन सकता है ये, जिसमें आपके कितना जो मीटर दर्पण चाहिए वो पूछ सकते हैं, साथ ही आपके जो और दर्पण के बीच की दूरी ऐसे पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप आगे आएंगे तो आपका जो चित्र फोटो है कांच वाला वो भी इसमें आगे आपकी ओर बढ़ेगा। जितना आप बढ़ेंगे उतना ही आपका दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो भी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आपके पानी का अपवर्तनांक 1.33 है और पानी की जो पानी में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और मध्य में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये दे रखा है और प्रकाश की जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये लाइट की यानी कि प्रकाश की चाल होती हैं। जो सूर्य की किरणें इतनी स्पीड से अपनी ओर आती हैं तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती हैं। तो ये टोटल इसका जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। फिर माध्यम में चाल आपको ज्ञात करनी है और अपवर्तनांक इसमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर ये हो जाएगा। फिर आपके इसमें है ये कि प्रकाश की चाल हो जाएगी इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, इसमें ये जो दे रखा है 3.1, इसमें आपको 1.33 का भाग दे देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके 2.26 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो ये जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। इसको किससे मापते हैं, तो इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसको वोल्ट मीटर में मापा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है उसको हमेशा समांतर क्रम में या फिर इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं, इसको पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर वोल्ट विभवांतर मापने का काम करता है और इसको किस में मापते हैं, वोल्ट में मापा जाता है। ये इसकी इकाई है, यूनिट है। मात्रक इसका ऐसा ही मात्रक है वोल्ट है। जबकि सेकंड नंबर पे आ रहा है आपके एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है, एम्पियर जो होता है वो
विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा जो मापी जाती है, करंट जो मापा जाता है वो आपके एम्पियर में मापा जाता है, और ये इसकी यूनिट SI मात्रक है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। मापते किस उपकरण में, तो इसको अमीटर में मापा जाता है, इसको अमीटर में मापा जाता है। और अमीटर परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका एक आपको डायग्राम इस प्रकार से याद रखना है, जैसे इस प्रकार से कोई ये चित्र दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ से आपको कोई चित्र दे रखा है और आपको इनकी पहचान करनी है, ये x है और ये y है। तो इसमें x कौन और y का नाम बताना हो तो ये श्रेणी क्रम में है x, तो श्रेणी क्रम में कौन होता है, अमीटर होता है। तो ये तो हो जाएगा आपके अमीटर, और ये y हो जाएगा आपके वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगता है और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए परिपथ में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इनका ये जो बन रहा है ये श्रेणी क्रम में, ये A और B के बीच में तो श्रेणी क्रम में, ये एक ही लाइन में, ये वाला तो ये तो हो जाएगा एक ही लाइन में, तो इसका हम श्रेणी क्रम ज्ञात करेंगे, ये 2 और ये 2 है। तो पहले हम इसका श्रेणी क्रम में सही करेंगे। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम वाला कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये वाला अब वापस इसके समांतर क्रम में आ जाएगा, ये वाला इसके। तो इन दोनों का मिला के टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे टोटल हो रहा है इसका 4। तो ये 4 ओम इसका और ये 4 ओम इसका, टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों आपकी समांतर क्रम में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो होता है वो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ये इसको हम R1 ले लेते हैं और ये वाला R2 ले लेते हैं, ये 4 है और ये भी 4 है। ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1 और 4 के लघुत्तम, 4 और 4 के लघुत्तम 4 आएंगे और 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, 2 का काटेंगे, 2 के पार से 2 एक बार और 4 कटेंगे 2 बार। तो 1/r बराबर कितना है, 1/2 है। तो हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके, 2 ओम आएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आ जाएगा आपके, 2 ओम आएगा। इसका सही आंसर आपके 2 ओम। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होती है वो विद्युत जनित्र कहलाते हैं, इसको हम जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। विद्युत जनित्र क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जबकि एक होती है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर इसका उल्टा होता है, ये विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जैसे पंखा है तो पंखा में विद्युत मोटर लगी होती है, पंखे में विद्युत मोटर लगती है। जैसे ही विद्युत पंखे को हम करंट देंगे, विद्युत देंगे तो वो घूमेगा, यानी उसमें यांत्रिक ऊर्जा बनेगी। जबकि ये जो जनरेटर होता है इसको हम घुमाया जाता है, जनरेटर को घुमाया जाता है और उससे जो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अमीटर वही है जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं। तो वो जो आपके 12 क्वेश्चन थे, इन 12 क्वेश्चन के उत्तर देखो यहाँ पे बोर्ड टॉपर्स की जो कॉपी इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से दे रखा है। तो 12 क्वेश्चन के उत्तर वो जो अबसद वाले थे, ये खंड अ के उत्तर दे रहे हैं, तो ये खंड अ लिखा है इसने यहाँ पे, और एक टेबल बना के इसने 12 क्वेश्चन के उत्तर, 12 प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही साथ में दे दिए हैं। तो ऐसा काम आप भी कर सकते हैं। इसमें एक टेबल बनानी है आपको, जिसमें आपको 1 से 15 तक की गिनती लिखनी है और क्वेश्चन नंबर डालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके टेबल बना लेनी 1 से लेकर के 15 तक। मान लो इसमें एक लाइन में नहीं आ रहा है तो उसको 2 में बना लेना, 7 और 8 का बना सकते हैं इसमें, तो ये एक और बना सकते हैं इसमें सेकंड वाला, और दोनों को मिला के इसमें टोटल 8 और 8 16 हो जाएंगे। तो आपके 15 क्वेश्चन आराम से इसमें बैठ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से टेबल बना के उसमें जो टोटल से 8 और 8 16 वाला खांचा बना के 15 क्वेश्चन के उत्तर आप एक साथ इसमें दे सकते हैं। और इसमें क्या है, देखो सारे क्वेश्चन एक साथ चेक हो गए और 12 में से 12 नंबर इसको मिल गए। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 साफ लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे फिर इसके उत्तर लिखना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर है वो आपको एक साथ देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 7 रिक्त स्थान आएंगे, 7 फिलिंग ब्लैंक्स वाले आएंगे, उनके उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके है कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किस क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित करते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है, ये 2022 में भी आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी सेम टू सेम पूछा गया है। तो पुनर्भरण जो क्रियाविधि होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुनर्भरण क्रियाविधि। तो पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 2023 में भी आया था।
अगला प्रश्न आपके संदेश संचारित करने वाली तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। फिर आपके अगला प्रश्न है पारितंत्र में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में ऊर्जा का क्या होता है, हानि होती है। टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है। और प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का जो अनुपात है वो लेंस को उसका आवर्धन कहा जाता है। विद्युत बल्ब में तंतुओं का जो निर्माण किया जाता है वो जो फिलामेंट बनता है, फिलामेंट तंतु जो बनता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत की जो बल्ब आते हैं, इस प्रकार के जो बल्ब देखे होंगे, इस प्रकार के जो बल्ब होते हैं जिसमें यहाँ पर आपके जो फिलामेंट लगा होता है, ये वाला फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट होता है ये फिलामेंट आपके टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इसका जो गलनांक है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ज़्यादा गलनांक होता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा जो गर्म होने के कारण भी ये जलता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टंगस्टन का बना होता है जिसको हम W से लिखते हैं, टंगस्टन को W से लिखा जाता है। ये यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के सही प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे रखे हैं इसने। स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को कौन सी विधि के द्वारा नियंत्रित करते हैं, ये पुनर्भरण। तो इसने पुनर्भरण करके इसको अंडरलाइन कर दिया। ये वापस आपकी ये लाइनें लिखने आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो उसका केवल आंसर लिखकर भी इसको कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका उत्तर आपके दूसरे का पहले का उत्तर आपके पुनर्भरण है, तो आपको उसमें केवल पुनर्भरण ही लिखना है। दूसरे का आंसर आपकी विद्युत हो जाएगा, तो इसमें आपको विद्युत भरना है। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र कौन से आवेग को प्रयुक्त करता है, तो विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। तीसरा प्रश्न आपके पारितंत्र में एक पोषी दूसरे स्तर से ऊर्जा में क्या होती है, तो जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो हमेशा वो हानि होती है। कितने % पहुँचती है, तो वो 10% पहुँचती हैं। 90% की तो हानि होती है इसमें। टिहरी बांध किस नदी पे, तो ये गंगा नदी पे बना हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का जो अनुपात है वो आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको आवर्धन कहलाता है। इसको हम m से लिखते हैं। m बराबर ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ये बिंब की ऊंचाई होती है। तो इसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो इसमें आपके हमेशा आवर्धन कहलाता है। इसको हम m से लिखते हैं। विद्युत बल्बों में तंतुओं का जो निर्माण किससे किया जाता है, वो टंगस्टन से किया जाता है। तो बस आपको केवल या तो अंडरलाइन कर लेना है ऐसे, या फिर आपको केवल यही आंसर लिखना है जो इसका परफेक्ट आंसर होना है। ये पूरे लाइनें वापस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार ऐसे आपके जो 7 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, 7 प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ दे देने हैं। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है तीसरा प्रश्न, जिसमें से आपके जो सिलेबस वाले क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि कई पार्ट आपके कट रखे हैं, तो जो आपके पार्ट हैं सिलेबस में उनको हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना होता है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि को नियमन करती हैं। तो तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होता है, और ये तंत्रिका तंत्र की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स, ये संगठित जाल से बना होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की वृद्धि को नियमन करने वाला कार्य कौन सी ग्रंथि करती हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि करती हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में के पास में पाई जाती है शरीर में, और ये मटर के दाने की जैसी होती है। इसका आकार जो होता है मटर के दाने जैसा होता है। ये पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित करती हैं, पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित करती हैं, और इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अगर किसी में ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो व्यक्ति जो ये इसका जो शरीर है वो बड़ा भीमकाय हो जाता है, बड़ा शरीर हो जाता है, और इसका जो स्रावन कम हो जाता है तो वो फिर बौना रह जाता है। तो ये वृद्धि को, इसकी लंबाई को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही ये ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, वो सभी ग्रंथियों का जो हार्मोन स्रावित होती है उसको नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सभी ग्रंथियों को पर नियंत्रित रखने का कार्य करती हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके CFC का पूरा नाम लिखना है। तो CFC का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा इसका। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो मानव के आंत्र में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो ये कैलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। और वो कहाँ पाया जाता है, मानव की आंत में पाया जाता है। मानव की आंत में कोलिफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी ये CFC का तो हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये आपके कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके आंत्र में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण क्या है, और संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का आपको नाम बताएं। तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं अब ये पुनर्चक्रण क्या होता है। तो पुनर्चक्रण क्या होता है, मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, धातुएं, बैग, थैली आदि को पुनर्चक्रण के लिए भरकर नई वस्तुएं बनाना पुनर्चक्रण कहलाते हैं। इनकी जो चीज़ें हैं जिनको वापस काम में लेना, जैसे प्लास्टिक है, धातुएं, बैग हैं, थैलियाँ हैं, इनको पुनर्निर्मित करके नई वस्तुएं बनाना पुनर्चक्रण कहलाता है। ये अम्ल में कौन सा पाया जाता है, तो ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपको लिखना है यहाँ पे सिट्रिक एसिड।
फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना है। 1 नंबर का ये चित्र इसमें पूछा गया है और मैंने आपकी 10वीं क्लास की जो इंपॉर्टेंट सारे डायग्राम है वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लेना। उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। तो अम्ल के जलीय विलयन द्वारा जो विद्युत के संचालन का आपको चित्र बनाना है। और दूसरा है आपके स्वाद के आधार पर जो अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। दंतक्षय का आपको कारण लिखना है कि दंतक्षय का कार्य क्या है और किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य बताना है। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताना है और किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है नाम लिखना है। ये अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा का जो चालन है इस प्रकार से आपको इसका जो नामांकित चित्र बना लेना है। एक बीकर है जिसमें अम्ल भरा हुआ है, कैथोड और 2 इसमें रोड खड़ी कर रखी है और ये पूरा एक बीकर का इसका बना रखा है। एक नाम एनोड, एक का नाम कैथोड है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। मुंह का जो पीएच मान दंतक्षय का प्रारंभ हो जाता है तो जब मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे जो दंतक्षय वो प्रारंभ हो जाता है। धारा नियंत्रक का कार्य क्या है तो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने का जो एक युक्ति प्रयुक्त की जाती है जिसको धारा नियंत्रक कहा जाता है। यानी कि इसमें धारा नियंत्रक का कार्य क्या है, ये प्रतिरोध को परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती हैं, यानी कि इसकी जो दिशा है वो बदलती रहती है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। जबकि दिष्ट धारा जो है वो समय के साथ में इसकी दिशा नहीं बदलती है, ये हर बार जो इसकी दिशा सेम ही रहती है तो ये आपकी दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की भारत में आवृत्ति कितनी है तो भारत में आवृत्ति इसकी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। जबकि इसकी जो आवृत्ति वो कितनी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो वो एक समान होता है, जिसमें आपको याद रखना है वो एक समान होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है खंड ब सेक्शन बी। इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन। 2 × 12 बराबर टोटल 24 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आपके जो प्रश्न दे रखा है जैव विकास प्रक्रम वाला, इसकी जीवाश्म की क्या भूमिका है तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से हट गया है। पहले ये आपके जो आनुवंशिकता वाला पार्ट था उसके साथ में दे रखा था आनुवंशिकता एवं जैव विकास, लेकिन अब उसमें से आपके जो जैव विकास वाला जो पार्ट है वो हटा दिया है। केवल आनुवंशिकता वाला जो पार्ट है वही तैयार करना है, जो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से आनुवंशिकता वाले से। एक तो आपके 1 नंबर का आएगा अवशुद्ध में और एक आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा तो 5वां है। तो मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। देखो, मानव में दोहरा परिसंचरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव में अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य में निरंतर ऊर्जा के लिए ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करने के लिए मानव हृदय को 4 कोष्ठों में बांटा गया है। इसलिए मानव में जो दोहरे परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे तो आपके 2 में से 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको 2 में से 2 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके मेंढक और चिपकली में समझात अंग, ये आपका जो आनुवंशिकता वाला पार्ट है उसके जो बाकी का भाग दे रखा है आपके इसमें जो जाति वाला भाग दे रखा है विकास का वर्गीकरण, तो ये वाला यहाँ से पूछा गया तो ये वाला अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगला प्रश्न आपके ये पारितंत्र एवं उत्पादक और उपभोक्ता। पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं उनको समझाना है, इसका वर्णन करना है। साथ ही लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाना है। 2 नंबर का वापस आपके चित्र पूछा गया है। तो पहले देखो इसमें मेंढक और इसमें चिपकली का चित्र पूछा था तो इसने दोनों चित्र बना लिए, ये समझात और समवर्ती अंग के दोनों चित्र बनाए और 2 नंबर इसको मिल गए। तो आप भी ऐसे चित्र बनाएंगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके पारितंत्र में उपभोक्ता क्या होता है और उत्पादक क्या होता है। तो उत्पादक किसे कहते हैं, पहले तो उत्पादक देख लेते हैं। उत्पादक मतलब जो प्रोडक्शन करता है। सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल जो होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्षमता होती है और ये उत्पादक कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे और जीवाणु। फिर आपके उपभोक्ता कौन होता है, तो वे जंतु जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, उनको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, परजीवी होते हैं, वो सभी आपके उपभोक्ता के उदाहरण हैं। तो आप भी ऐसे अगर इनको पॉइंट बना के इनको अंडरलाइन करके लिखेंगे इस प्रकार से, तो इनमें 2 में से 2 नंबर आपके भी पक्के मिल जाएंगे।
फिर आपकी ये धातु प्रभाव की जो अभिक्रिया का जो नामांकित चित्र बनाना है, तो ये वाला चित्र आपके दे रखा है 2 नंबर का, जिसमें जल से भीगा हुआ कांच, जल से भीगा कांच तंतु धातु है, फिर फ्लैम्प है, ये निकास नली है, गैस बर्नर है, हाइड्रोजन गैस है, ये परख नली वगैरह, ये स्टैंड है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो इसके 2 में से 2 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। ऐसे पर नामांकित है तो आपको नाम लिख के ही इसको चित्र बनाना है। और इसकी आपको ये अभिक्रिया भी लिखी हुई देखो इसने, तो इसकी अभिक्रिया का भी आपको इसको नंबर मिल जाएगा। देखो फिर वापस आपके चित्र पूछा है इसमें कि लवण के विलयन की चालकता की जांच का जो नामांकित चित्र बनाइए, कि लवण के विलयन में चालकता की जांच करनी है तो उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। कितने चित्र आगे देखो, 2 नंबर का ये चित्र है, 2 नंबर का ये चित्र है, फिर आपके समझा चित्र 2 नंबर का ये वाला चित्र है। इससे पहले 1 नंबर का और चित्र पूछा गया था, जिसमें आपको केवल चित्र पूछा गया था, तो ये वाला चित्र इसमें देखो, ये वाला एक चित्र। तो चित्र के कई सारे जो प्रश्न आपके बनेंगे, कम से कम 15-20 नंबर के तो आपके चित्र के ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो किताब के जितने भी चित्र हैं उनको एक बार अच्छे से समझ लेना। इंपॉर्टेंट चित्र का मैंने डायग्राम का एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना ज़रूर। तो ये वाला देख लेते हैं, विलयन लवण की विलयन की चालकता का नामांकित चित्र बनाए। ये देखो इसने यहाँ पे लवण की जो विलयन की चालकता है उसका नामांकित चित्र बना रखा है जांच करने के लिए। क्या क्या कर रखा है, एक बिक्कर खड़ा कर रखा है पूरा बड़ा, जिसमें जो लोहे की 2 किले डाल रखी हैं और इनको यहाँ पे जोड़ रखा है। उसमें भरा हुआ है लवण का धातु का जो जली विलयन वो भर रखा है। इसको फिर एक बैटरी से, कुंजी से और बल्ब से जोड़ रखा है और इसने पूरा चित्र बनाया, नामांकित बनाया, और फिर इसको 2 में से 2 नंबर पूरे में से पूरे मिल गए। फिर इसके बाद में ये आपके मैग्नीशियम वाला है, मैग्नीशियम का वायु में दहन कर वाच गिलास में इकट्ठा होना, ये आपके नामांकित चित्र बना रखा है इसका, तो इसका भी इसको 2 में से 2 नंबर मिल गए हैं। मैग्नीशियम के दहन से श्वेत मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये Mg और O2, इसमें ट्वाइस MgO बनता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको MgO, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये दे रखा है। जैसे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं की आपको परिभाषा लिखनी है। ये देखो, एक मैग्नीशियम रिबन का वायु दहन कर वाच गिलास में इकट्ठा होने का उत्पाद से नामांकित चित्र बनाना है। एक और चित्र आ गया, देखो कितने चित्र हो रहे हैं। 2 नंबर का चित्र ये रहा, 2 का चित्र ये, 2 का चित्र ये, 2 नंबर का ये चित्र है, 1 नंबर का ऊपर चित्र है, अभी और भी चित्र इसमें आने वाले हैं। तो टोटल आपके 15-20 नंबर के तो केवल चित्र हो रहे हैं इसमें। तो चित्र को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर उसमें से प्राप्त होंगे। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं की परिभाषा। तो उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्माशोषी जिसमें जो उष्मा का अवशोषण होता है, शोषी मतलब शोषण होता है, ऐसे याद करना, उष्मा का शोषण होता है, इसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो वो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। जबकि उष्माक्षेपी में क्या होता है, उसमें उष्मा का जो उत्सर्जन होता है, क्षेपी में उत्सर्जन होता है। जैसे शोषी से शोषण याद कर लेना, अवशोषण हो रहा है, कमी हो रही है, जबकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। CH4 मेथेन को जब हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा इसमें से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपकी, ये तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का आपको नाम लिखना है। तो तन्यता जिसको हम खींच के तार बना सकते हैं, वो तन्यता होती है उस धातुओं का ऐसा गुण जिससे उसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, वो तन्यता कहलाती है। सबसे अच्छी अधिक तन्य धातु कौन सी, तो वो है सोना। वो क्या है? सोना। ये गोल्ड जो होता है जिसको हम AU से लिखते हैं, गोल्ड को AU से लिखा जाता है, और ये सबसे तन्य धातु होती है। सोना इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपकी किताब में भी दे रखा, आपने पढ़ा होगा ये कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो देखो क्या होती है तन्यता, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो तन्यता कहलाती है। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो वो सोना है। देखो इसका उत्तर सोना है, तो इसने सोने को अंडरलाइन कर रखा है। और इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिख के एक एक शब्द में, देखो ये 1 नंबर का और ये 1 नंबर का, तो 1 नंबर इसका मिला और 1 नंबर इसका मिल गया, और उसके पूरे 2 में से 2 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट आपकी दूसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न, ये प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। एक तो आपके स्नेल का नियम आपको याद ही रखना है, और एक आपको जो परावर्तन का जो पहला नियम होता है, अभिलंब, आपके आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की जा साइन आई, आपतन कोण की जा साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा साइन आई आर। इनका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम स्नेल का नियम कहा जाता है, और ये स्नेल का नियम ही आपके अपवर्तन के अंदर आता है। स्नेल का इसको नियम कहते हैं। ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम कहलाता है। ये म्यू का होता है, एक स्थिरांक होता है, एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और
जैसे पानी का जो अपर्तनांक कितना होता है 1.33, तो इसके आगे कोई ये जो लीटर मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं लिखा जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि जो अपर्तनांक होता है उसको विमाहीन मात्रक है, मतलब मात्रकहीन राशि होती है वो। तो ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिख लिए यहाँ पे। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है और इस स्थिरांक को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक होता है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये कौन सा नियम है, ये स्नेल का नियम है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये स्नेल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट इसका जो दूसरा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसा कि परावर्तन के लिए होता है। परावर्तन में ऐसा बनता है चित्र, अपवर्तन में इसका जो चित्र वो ऐसा बनता है। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। माध्यम पे डिपेंड करेगा कि वो उसके अभिलंब के पास में मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलते हैं, विरल से सघन में, तो ये अभिलंब के पास आ जाती है और सघन से विरम में जाते हैं तो ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अगला प्रश्न आपके श्रेणी क्रम संयोजित 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 R4, इसके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं R बराबर ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार का आपको एक डायग्राम बना के इसका जो सूत्र वो आपको लिखवाया होगा। तो ये तो आपके श्रेणी क्रम वाला है। एक वो 1/R वाला होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ये आपके जो समांतर क्रम का होता है, इसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं। तो आपको ये वाला डायग्राम, ये वाला जो सूत्र है वो व्युत्पन्न करना है। इसको हम श्रेणी क्रम के माध्यम से इसको सूत्र को यहाँ पे व्युत्पन्न करते हैं। देखो ये श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो कॉपी चेक करने वाला इस कॉपी को देखकर कितना जो प्रभावित हुआ है, किसने इस क्वेश्चन में जिसको वेरी गुड दे दिया है। अब कितना शानदार उत्तर उसको लगा होगा ये वाला उत्तर, तो उसने जो इसको वेरी गुड यहाँ पे दे दिया है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या इसने ऐसा लिखा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा, मतलब ये पहला तार है, इसका ये पहला सिरा और दूसरा सिरा, ये पहला तार है, और ये मान लो ये दूसरा तार है B, ये तीसरा तार है C। तो इस ये श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले तार का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, और ये दूसरे तार का पहले सिरे से जोड़ा जाता है, ये इसको जोड़ा जाता है, और दूसरे तार का जो दूसरा सिरा है उसको तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तो दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से तथा तीसरे तार का दूसरा सिरा चौथे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसका जो नामांकित चित्र वो इस प्रकार से इसमें बना रखा है। इसमें एक श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान और जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। धारा तो बराबर होती है, सभी में I का मान सेम होता है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। V1 V2 V3 इसमें अलग अलग लेते हैं, V4 लेते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR या RI। तो ये आपके हो जाएगा V बराबर RI या IR भी लिखते हैं इसको, V बराबर IR। तो R1 पर उत्पन्न प्रतिरोध विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर हो जाएगा V1 IR1 हो जाएगा, V1 IR1 हो जाएगा। इसी प्रकार से R2 R3 पर भी कितना होगा, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 और V4 बराबर IR4। इसमें देखो केवल I और V का जो मान है वो चेंज होगा, बाकी R तो सभी में ये I का मान सेम ही रहेगा, V और R का मान सभी में अलग अलग होगा। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, जो विभवांतर होते हैं वो सभी का योग हो जाएगा वापस। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इन चारों की जोड़ करेंगे। ये V1 है, ये वाला V2 है, ये V3 और ये वाला V4, इन चारों की जोड़ करेंगे तो इसमें से देखो I कॉमन आ जाएगा, इनका क्या आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा। तो इधर तो है आपके V, तो V की जगह पे लिखेंगे हम IR, और इधर इसकी जगह पे आ जाएगा IR1 IR2 IR3 IR4, इन चारों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसमें से ये I को कॉमन निकाल लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और ये बाहर का जो I है इसको IR के R से काट दिया, तो ये I से ये I कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में R। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो ये आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको इसका जो समांतर क्रम है वो भी अच्छे से याद कर लेना है, ताकि इनमें दोनों में से एक तो पक्का आपके पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके 15वां है ये, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। ये आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल वाला सवाल है ये। तो ये देख लेते हैं इसको, ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। देखो इस सवाल से भी ये एग्जामिनर कितना प्रभावित हुआ है कि इसको एक्सीलेंट मिला है इसमें। अब
उत्तर तो इसके मिले ही है, देखो सभी के आंसर तो इसके अच्छे हैं, तो इसको 80 में से 80 नंबर मिले ही है। लेकिन कॉपी चेक करने वाले को कितना अच्छा लगा कि इसने इसमें वेरी गुड दे रखा है, इसमें आपको एक्सीलेंट दे रखा है। तो ऐसा काम आपको भी करना है ताकि एग्जामिनर इतना प्रभावित हो कि आपको जो अच्छे में से अच्छे नंबर दे दें। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, उष्मा ज्ञात करनी है। तो उष्मा का सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT, ये होता है H बराबर I स्क्वायर RT, ये इसका सूत्र होता है। तो इसमें प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 ओम, धारा है आपकी 10 एम्पियर, समय है आपके पास में 2 सेकंड। तो इसमें हम इसका सूत्र लगाएंगे H बराबर I स्क्वायर RT। H का मान हमें ज्ञात करना है, I का मान कितना है 10 एम्पियर है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, R का मान 4 ओम है और समय इसमें 2 सेकंड है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 इंटू 4 इंटू 2, तो ये आपके 800 हो जाएगा। तो ये आपके सभी की जब हम गुणा करेंगे तो ये 800 आएगा। और इसमें उष्मा को इसमें लिखा जाता है, उष्मा का मात्रक होता है जूल, कार्य और उष्मा या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, उसको लिखेंगे हम इसमें जूल। तो 800 जूल इसका जो उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके परिनलिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। ये देखो परिनलिका का एक तो चित्र बना रखा है, चित्र का 1 नंबर मिल गया इसको। और इसमें परिनलिका किसे कहते हैं, तो पास लिपटे तांबे की तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहा जाता है। ये जो कुंडली दिखाई दे रही है इसको परिनलिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, परिनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत जो चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे नर्म लोह क्रोड होता है, इससे बनाया जाता है और इसे चुंबक बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये परिनलिका का चित्र बना के इसने जो इसका क्रोड बना रखा है ये, और इसको पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे। फिर आपके सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, तो 4 3 12 क्वेश्चन, 12 नंबर की ये हो जाएगा सेक्शन सी। और सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 12 हो जाएंगे। तो 12 और 12 24 नंबर के क्वेश्चन और बाकी हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन आपके ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली तीनों घटनाओं को समझाइए और गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाना है। तो ये गैसों का विनिमय वाली जो मानव फुफ्फुस है, इसने जो इसमें पूरे जो तरीके से इसको समझा रखा है। और ये मानव का जो श्वसन तंत्र ये इसमें इसने पूरा जो बना रखा है। तो डायग्राम बना के आप भी जो इसका सवाल प्रश्नों के उत्तर देना, आपके भी जो अच्छे नंबर इसमें दे दिए जाएंगे। फिर इसके अथवा में और क्वेश्चन है, तो या अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये प्लेनेरिया वाला तो हट गया, ये अपने नहीं है। विकासीय संबंध में जीवाश्म का महत्व हट गया। ये मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख के द्वारा समझाना है। और इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। या फिर इसके अथवा में क्वेश्चन आपके अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए और निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताइए। तो इस स्टूडेंट ने जो अपचयन की परिभाषा लिखी है और उसने इसको संतुलित किया है। तो अपचयन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की हानि होती है। मतलब ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है और हाइड्रोजन की जोड़ हो रही है, मतलब योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन तो बढ़ेगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये कॉपर अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगी, ये H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही है और इसमें ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो इसका जो उत्तर है आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है। फिर आपको ये जो इसमें एक समीकरण लिखी थी इसको संतुलित करके लिखना है। तो ये Mn4HCl और ट्वाइस मैग्नीशियम क्लोराइड 2H2 और इसमें Cl2। तो संतुलित समीकरण एक और ये दे रखी है NaOH और H2SO4, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम सल्फेट बनेगा और इसमें जल निकलेगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाने, तो ट्वाइस NaOH है और फिर इसमें आपके Na2SO4 इसमें लगा लेना और 2H2O हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यप्रणाली समझाइए। तो ये पहले आता था, अब ये हट गए। तो अब आपको ये इसके अथवा वाला देख लेना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक का जो चित्र बनने से उत्पन्न बल को जो समझाइए। तो ये आपको यहाँ पे चित्र के द्वारा इसको समझाना है। इसमें 2 नंबर का ये वाला हो जाएगा और 1 नंबर का इसमें आपको नियम हो जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ये तो आपके सिलेबस से हट गया है, ये वाला तो नहीं करना है, लेकिन ये वाम हस्त वाला जो नियम है इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आपके खंड द में आता है, सेक्शन डी में आता है, जो 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, टोटल 12 नंबर के। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ,
और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। फिर वापस चित्र आ गया, देखो इसके अथवा में आपको दे रखा है अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए और किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखिए। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो इसने विद्युत मोटर वाला किया था, लेकिन अभी आपके हट गया, ये आपके विद्युत मोटर वाला है नहीं। तो फिर आपके एक ये मेंडल वाला क्वेश्चन था कि मेंडल का इसने पूरा नामांकित चित्र बना के इसको बता रखा है। ये देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके 21, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी गर्म वस्तु को छूने पर जल्दी से हाथ हटा लेते हैं तो वो जो क्रिया होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हैं क्योंकि इसमें सोचने का जो प्रक्रम है वो तेज नहीं होता है। तो वास्तव में जंतुओं में जो सोचने के लिए आवश्यक न्यूरॉन का जाल या तो अल्प होता है या फिर अनुपस्थित होता है। इस कारण ये जो जाल की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप अधिक दक्षता से कार्य करता है, इसलिए जंतु में प्रतिवर्ती चाप है जो विकसित होते हैं। ये वाला जो इसका जो नामांकित चित्र वो बना के इसने, ये गर्म वस्तु पे हाथ लगा रहे हाथ हटा लेगा, ये वाला जो संवेदी आवेग वाला चित्र है वो आपको इसमें बना लेना है। अगला प्रश्न है, इनको आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। सम्मिलित करना आपको, और सम्मिलित करना तो इसमें जिप्सम का सूत्र कौन सा है, जिप्सम का सूत्र हो जाएगा आपके कैल्शियम सल्फेट 2H2, ये आपके जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण आपके CaOCl2 हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर ये आपके, और बेकिंग सोडा ये हो जाएगा आपके NaCO3, और फिर इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो जाएगा आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा ये हाफ H2O वाला, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपके ये, अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 2 गैसें बनती हैं, एक X गैस बनती है, दूसरी Y गैस निकलती है। X गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, जब भी ये फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, ध्यान रखना ये। और दूसरी गैस Y जो जल को कीटाणुमुक्त करने में उपयोगी है, तो ये जल को कीटाणुमुक्त करने में उपयोगी गैस है, इसका नाम हो जाएगा आपके क्लोरीन। क्या होगी ये, क्लोरीन। तो इसमें आपको नाम लिखना है, और तो इस प्रकार से इसके जो उत्तर आपको 2 नंबर तो इसके मिलेंगे और 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो जिप्सम का और इनका जो सूत्र है इसके साथ में इसको मिलान करके लिख लिया, 2 में से 2 नंबर तो आपके इसके मिल गए। और फिर गैस X कौन सी है, गैस X आपके जो हाइड्रोजन गैस H2 है, और गैस Y कौन सी है, गैस Y जो है वो आपके क्लोरीन है। दोनों आपने बता दिए, 1 नंबर इनके भी मिल गए, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका और 2 नंबर इसका, टोटल कितने हो गए, ये 4 नंबर हो गए। या फिर इसके अथवा में दे रखा आपको पदार्थ का नाम और उसके pH मान से इसको मिलान करना है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है, सिरका का कितना होता है, जठर रस का कितना होता है, टमाटर रस का कितना होता है। फिर इसके आधार पर ये जो आपको ये जो दे रखा है इसके आधार पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखना है। दूसरा है आपके वो सोडियम योगी X की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में विक्रिया कराने से लवण और जल और एक गैस Y प्राप्त होती है। तो YX जो है पावरोटी ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए उपयोगी है, जबकि गैस Y चूने के पानी को दूधिया कर देती है। X और Y का नाम आपको यहाँ पे बताना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से, दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, और एक आपके इसमें सवाल दे रखा है, इस सवाल को आपको करना है। और इसके अलावा आपको अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में एक प्रतिबिंब बनने का आपको किरण आरेख बताना है। 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। दूसरा है कि लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है। एक डॉक्टर प्लस के 2.0D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस किस प्रकार का है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई एक किरण आरेख बनाइए। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित और अभिसारित करने की जो क्षमता होती है उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है, P बराबर 1/f होता है, और क्षमता दे रखी है आपको 0.2 डायप्टर की 2.0 की, ये प्लस में है तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, ये 0.5 मीटर हो जाएगा। फोकस दूरी कितनी होगी 0.5 मीटर। अब इसको मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो इसका उत्तर होगा आपके 50 सेंटीमीटर। 0.5 मीटर का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये लेंस कैसा है, तो ये उत्तल लेंस है। इसका जो उत्तल लेंस है, जब वस्तु अनंत पर है तो इसका आपको एक प्रतिबिंब बना के इस प्रकार से ये बता देना है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा इससे, तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और O के बीच में।
प्रतिकृति कैसी आभासी और सीधा है, आकार कैसा है तो छोटा है। एक एक लाइन बिंदु टू पॉइंट इसने बना के लिखा है, तो इसके पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपके 2022 का पेपर देख लिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है, ताकि आपके जो आने वाले पेपर में बहुत ही शानदार नंबर आपके प्राप्त होने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और ये इसकी पूरी कॉपी है, जिसके इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद में इसका जो स्कोर है वो 80 में से 80 रहा है। तो आपको लगा होगा कि इसने जो कॉपी में कितना शानदार लिखा है, तभी जाके कॉपी में जो कहीं वेरी गुड दे रखा है, कहीं इसने को एक्सीलेंट मिला हुआ है। तो बहुत ही शानदार कॉपी लिखने के बाद में इस प्रकार का जो स्कोर इसको प्राप्त हुआ है। तो आप भी ऐसे जो मेहनत करके इस प्रकार लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी स्कोर यहाँ पर आपकी कॉपी में भी यहाँ पर आपके रोल नंबर होंगे, और यहाँ पर आपके जो स्कोर होगा 80 में से 80 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। इसी प्रकार का जो आपका स्कोर रहेगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। गणित के पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।